अपन पढ़ रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर सीरीज, अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्लोरेंस सीरीज को, जिसमें तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं बच्चों जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो अपकमिंग एग्जाम है उस अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपके ध्यान रखना पूछे हैं वो पूछे जाते हैं। उन सभी को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, भले वो आपका सीएचओ हो, कोई आपका सेंट्रल का हो, भले आपका स्टेट का हो, भले आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और उन अपन सभी क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल गुड इवनिंग आप सभी को, और जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन करें, तमाम उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचा दे जिनका ख्वाब सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनने का है बेटा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल यस। और जो कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसी लास्ट क्वेश्चन से आज अपन इस सेशन को स्टार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बताओ भाई लास्ट क्वेश्चन क्या था, है ना? और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये था। बहुत सारे जो बच्चे हैं इन्होंने ध्यान रखना यहाँ पे इसको सही कमेंट भी किया है, और जिन बच्चों ने सही कमेंट नहीं किया है और जिन्होंने कमेंट ही नहीं किया है उनको आपको यहाँ पे करेक्ट है बच्चों, करेक्ट कर लेना है। देखो भाई यहाँ पे क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्या है। देखो भाई सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या था कि देखो द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने कहा आर्टरी और अपन क्या बोल रहे हैं सर, वेन होती है। तो अपनी बॉडी में लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट की अपन बात करोगे बेटा, एक का नाम एरोटा, उसका नाम कैरोटिड आर्टरी, फिर सब क्लेविन आर्टरी और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी। बेटा देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, यदि मैं बात करूं ये जो कैरोटिड आर्टरी बेटा, ये अपन बोल रहे हैं ब्लड सप्लाई किसको करती है? ये हो गया ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अपन बोल रहे हैं ध्यान रखना, अपना जो हार्ट है ना उस हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करेगी? ये। और ध्यान रखना इस, यदि मैं कह रहा हूं बेटा इस कोरोनरी, किसकी बात करें ध्यान रखना, सॉरी है ना, ये कैरोटिड है ना, कैरोटिड जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्रेन को करती है, कोरोनरी अलग है, कैरोटिड अलग है। तो यहां पे मैं बात करूं तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन किसको करेगी भैया? ब्रेन है, उस ब्रेन को अपने ब्रेन, और ब्रेन में अपन बोल रहे हैं सीएनएस है, उस सीएनएस को और उसको सप्लाई करने का काम करती है कैरोटिड। उसके बाद एक यहाँ पे और आती बेटा, उसका नाम देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूं ई, और उसका नाम है, यह ध्यान रखना, ये हो गया कोरोनरी आर्टरी। ये देखो क्योंकि मेन आर्टरी है ना बेटा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। और जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है बेटा, ये मैं बात करूं तो ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ये हो गया ब्लड सप्लाई ऑफ, ये हो गया हार्ट, अपना जो हार्ट है ना उसको। और यदि मैं कह रहा हूं इसमें बेटा ब्लॉकेज हो गया ना, तो सीधा ब्लॉकेज की वजह से क्या आएगा बेटा? ये हो गया सर यहाँ पे हार्ट अटैक है ना, वो हार्ट अटैक आएगा। और मैं यदि बात करूं इसकी तो बेटा इसके अंदर मेनली 3 ब्रांचेज होती है। कितनी ब्रांचेज होती है बेटा? 3 है, वो 3 ब्रांचेज होती है। और इन तीनों में से यदि मैं कह रहा हूं 2 आर्टरी ब्लॉक होगी ना तो आपको हार्ट अटैक। आपने देखा होगा ये लोग ऐसे कहते हैं कि हार्ट के झटके 3 बार आते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार नॉर्मल आता है, दूसरी बार और तीसरी बार आएगा तो पूरा आदमी खत्म हो जाएगा। वो लॉजिक क्यों देते हैं? इसके पीछे रीजन क्या बेटा? इसके पीछे रीजन ये है कि कोरोनरी आर्टरी 3 होती है, तो पहले एक ब्लॉक हुई होगी, फिर दूसरी ब्लॉक हुई होगी, फिर तीसरी ब्लॉकेज हो गई होगी, और 3 ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट को तो सप्लाई नहीं मिलेगी, और सप्लाई नहीं मिलेगी तो बेटा क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। यहां पे क्वेश्चन पूछा बेटा कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है बेटा, उसका नाम एरोटा है। बहुत सारे बच्चों ने कल भी इसका आंसर सही किया है, और आज भी आपने यहाँ पे सही आंसर है उसको सही आंसर कमेंट बॉक्स में किया है। अब देखना बेटा यहाँ पे अपन बात करें ये सब क्लेविन आर्टरी कहां होती है। देखो ये अपनी क्लेविकल बोन है, ये देखो ध्यान रखना यहाँ पे गले में क्लेविकल, इसको ध्यान रखना किसकी बात करें, ये हो गया क्लेविकल बोन, है ना। किसकी बात करें बेटा? ये हो गया क्लेविकल। और क्लेविकल जो बोन होती है ना, इसको बेटा अपन बोलते हैं ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं ध्यान रखना? ये अपन बोल सकते हैं सर, ये हो गया, ये अपन बोल सकते हैं सर ब्यूटी बोन, है ना, ब्यूटी बोन। आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइन होती है ना, वो अपने फिगर को जीरो मेंटेन करती है, जीरो फिगर एकदम पतली, और यहाँ से हड्डी बाहर हुई, ध्यान रखना, उनको तो बोलते हैं दिस इज द ब्यूटी बोन। जिन जिनकी क्लेविकल अच्छे से दिखती है तो वो स्मार्ट लगते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यदि गांव में ऐसी तरह जाओगे तो वो लगेंगे कि इसके तो ध्यान रखना क्या है, हड्डियां बाहर आई हुई, सूखी हुई है, खाना भी नहीं खाती हुई, लेकिन इसको कहते क्या ध्यान रखना? ब्यूटी बोन। और ये बेटा जो क्लेविकल बोन है ना, अपन बोल रहे हैं सबसे पहली बोन बनती है। किसकी बात करें? ये जो क्लेविकल बोन है ना, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी फीटस है ना बेटा, मतलब जैसे बच्चा मां की पेट में होता है और उसकी जो फर्स्ट बोन बनती है, फर्स्ट बोन फॉर्मेशन, पहली बोन कौन सी बनेगी बेटा? तो आपको सीधा नाम लेना है सर, सबसे पहले कोई बोन बनती है ना उसका नाम क्लेविकल। और ये जो हड्डी होती है ना बेटा, ये बहुत वीक होती है। क्या होती है ध्यान रखना? वीक। और ये ध्यान रखना क्या हो सकती है? इजीली इसमें फ्रैक्चर है ना, वो फ्रैक्चर बेटा हो सकता है। ये हैशटैग नहीं है, दिस इज द फ्रैक्चर, ये इजीली फ्रैक्चर हो सकती है। तो यहाँ पे रहती है, तो ये आर्टरी भी ध्यान रखना नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का अलग मामला है। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा आपने देखा होगा, नॉर्मली आर्टरी अपनी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, लेकिन बेटा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, वो अशुद्ध ब्लड को ले जाती है ना। और अपन यहाँ पे बात करेंगे क्या करेगी, अपन बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड। किसकी बात करें बेटा? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करेगी? ये हो गया राइट वेंट्रिकल से ले जाके किसमें ये देगी, ध्यान रखना, है ना, ये अपन राइट वेंट्रिकल से ले जाकर लंग्स से उस लंग्स में देने का काम करती है बेटा, उसको अपन बोलते हैं दिस इज द पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरी बड़ी नहीं होती है, बड़ी कौन सी होती है? एरोटा। और एरोटा कहां से निकलती पता है ना बेटा? ये देखो अपन बोल रहे हैं हार्ट तो मैं इस तरीके का तो बनाऊंगा नहीं, ये मेरा हार्ट रहेगा आपका, ये इस तरीके से, ये अपन बोल रहे हैं सर हार्ट में इस तरीके से वॉल्व है, वो वॉल्व होते हैं ना, ये अपन बोल रहे हैं सर राइट एट्रियम, ये हो गया बेटा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इधर भी ध्यान रखना 3 चीजें यहाँ पे आएगी, इधर ध्यान रखना है 2 होगी, इधर 2 होगी, और इधर 1 2
3 और 4 है वो 4 आई थी, है ना। अपन बोल रहे हैं यहां से जो निकलती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको बेटा बोलते हैं एरोटा, उस एरोटा के नाम से। और ये सबसे लंबी घूमती हुई अपनी बॉडी को क्या करती है, सप्लाई करने। यहां से कौन सी निकलेगी बेटा, यहां से निकलेगी पल्मोनरी, ये हो गया बेटा पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी। और ये अपन बोल सकते हैं ये किस में ले जाएगी सर, ये लंग्स है ना, लंग्स को ले जाएगी, लंग्स से वापस ब्लड इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा। और एरोटा क्या करेगी, ये हो गया पूरे बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर बेटा सप्लाई का काम करेगी। तो ये बेसिकली अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको जो अदर है वो अदर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर नॉलेज है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर चीज है। तो ये अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस, है ना। तो ये इसमें अपन कह सकते हैं सर ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी रहेगी, यस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको अपन ने कल डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन इजी है, कौन बताएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जिन जिनको आंसर आता है जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डू द फेगोसाइटिक एक्शन। देखो यहाँ पे नीचे कुछ एक सेल्स का नाम दे रखा है, और ऐसी कौन सी सेल है जो अपनी बॉडी में फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है हिंदी में भक्षण करना, ऐसी जिसको अपन बोलते हैं ना भक्षी कोशिका। भक्षी कोशिका का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं ये क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी बात करें, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बेटा जो पैथोजन होते हैं ना, किसकी बात करें, ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, उनको ये क्या करेगी, अपन बोले सर किल करने का काम करेगी। किस क्या करेगी ध्यान रखना, किल है वो मारेगी। कौन सी सेल मारेगी बताओ। ए का नाम हो गया बेटा इयोसिनोफिल, ए का नाम हो गया ध्यान रखना ये हो गया पॉलीमॉर्फिस, ए का नाम हो गया बेटा बेसोफिल, और ए का नाम हो गया ध्यान रखना न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स। ये सारी बेटा डब्ल्यूबीसी है। आप समझते हो डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये देखो पहले अपन बोले सर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है बेटा, ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल। क्या होती है ध्यान रखना, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल्स को अपन अपनी साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बेटा अपन ये हो गया ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये हो गया ल्यूकोसाइट्स है ना, उस ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब अपन बोल रहे हैं नॉर्मली अपनी बॉडी में इसकी कितनी संख्या होती है बताओ बेटा। इसकी नॉर्मल यदि मैं बात करूं, ये हो गया नॉर्मल काउंट। और नॉर्मल काउंट कितना होता है, तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना इसका नॉर्मल काउंट है वो 4000 से लगाकर अपन बोल रहे हैं 11000, है ना, वो अपन बोल रहे हैं नॉर्मल इसका काउंट रहेगा। ठीक है बेटा। और यदि मैं कह रहा हूं इस डब्ल्यूबीसी में 4000 से कम होती है, कितने 4000 से कम, और 11000 से अपन बोल रहे हैं सर ज्यादा होती है, तो क्या बोलोगे। यदि मैं कम होती है तो इसको अपन बोलते हैं ध्यान रखना ये हो गया ल्यूकोसाइटोपीनिया। पीनिया का मतलब होता है बेटा कम होना। और यदि मैं बोल रहा हूं 11000 से अधिक हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया साइटोसिस। ठीक है बेटा। ये अपन बोल डब्ल्यूबीसी क्या काम आती है, डब्ल्यूबीसी बेटा अपना जो है ना, अपन बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी को इम्यून पावर या ताकत देने का काम करती है। किसका काम करती है, इम्यून पावर या ताकत देने का काम करती है। और आपने देखा होगा बच्चों डब्ल्यूबीसी है ना, वो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कौन सी, एक का नाम है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स। क्या नाम है बेटा, ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, परजेंट ग्रेन्यूल्स। क्या रहते हैं बेटा, ये हो गया ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स रहते हैं। अब ये ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होती है, ये देखो इसके टाइप। अब मैं यहां पहुंचाऊं, इसमें कौन कौन सी होती है बेटा, एक का नाम ध्यान रखना बेसोफिल्स। क्या नाम है बेटा, ये हो गया बेसोफिल्स है ना, ये होगी बेसोफिल्स, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ए का नाम क्या है, उसका नाम है इयोसिनोफिल, ये हो गया इयोसिनोफिल्स, ये हो गया। और तीसरी का नाम क्या बेटा, ये हो गया न्यूट्रोफिल्स है ना, वो न्यूट्रोफिल्स। और यदि मैं बात करूं अपने को सबसे अधिक आपको इन्फेक्शन से, सर्दी जुकाम होना, कोई बीमारी से बचाने का काम कोई करती है, फेगोसाइटी का काम करती है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है न्यूट्रोफिल। क्या नाम है ध्यान रखना, ये न्यूट्रोफिल है वो न्यूट्रोफिल होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। और यदि मैं बात करूं सर दूसरी कौन सी है, दूसरी का नाम है बेटा अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट्स। और अग्रेनुलोसाइट्स में बेटा 2 होती है, एक का नाम होता है मोनोसाइट्स। क्या नाम है, ये हो गया मोनोसाइट्स। और जो दूसरी होती है बेटा बी, उसका नाम क्या हो गया, ये हो गया लिम्फोसाइट्स है ना, वो लिम्फोसाइट होती है। लेकिन अपनी बॉडी में सबसे पहले आपको बचाने का काम करेगी इन्फेक्शन से, वह कौन बचाने का काम करेगी बेटा, तो उसका नाम क्या है सर, ये हो गया उसका नाम, दिस इज द न्यूट्रोफिल, दिस इज द न्यूट्रोफिल। जिन्होंने भी डी आंसर किया बेटा, उन सभी का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सही है, वो सही रहेगा। क्लियर चीज है, यस। जिनने डी आंसर किया है, जिसका भी रॉन्ग हो गया है वो सही कर लो, कौन देख रहा है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दी। तो नॉर्मली कभी आपको बुखार आता है ना, आप देखना या तो ये बढ़ेगी या ये घटेगी। यदि ये बढ़ रही है तो भी खतरा है, घट रही है तो भी खतरा है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर संक्रमण है ना, वो बेटा संक्रमण हो रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहेगा, और इस पहले इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, और उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको आंसर है वो करना है जी। अब देखना यहाँ पे पढ़ना, अपन बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक ओवन एंटीबॉडीज बाय डिजीज और रिकवरिंग और बाय वैक्सीनेशन। इन्होंने ये बोला कि यदि अपनी बॉडी, जैसे मैं बीमार होता हूं और बीमारी के बाद में, जैसे मैं बीमार हुआ, कोई वायरस मेरी बॉडी में आया, कोविड-19 आया और मैं बीमार हुआ, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, या मैंने टीका लगवाया कोविड का और मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी को आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहोगे, इस प्रकार की इम्यूनिटी को आप पैसिव इम्यूनिटी कहोगे,
इस प्रकार की इम्यूनिटी को आप एक्टिव इम्यूनिटी कहोगे और इस प्रकार की इम्यूनिटी को आप पैसिव जो एक्वायर्ड एक्टिविटी है सॉरी इम्यूनिटी वो कहोगे। देखना बेटा, पहली बात तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। बेटा इम्यूनिटी का मतलब है आपकी बॉडी का पावर। किसकी बात करें बेटा, ये हो गया रेजिस्टेंस, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया बेटा पावर ऑफ बॉडी। बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को, मतलब अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी। किसके नाम से जानते हैं? प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। तो अपने बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? ये। और इसमें अपन बोल रहे हैं इम्यूनिटी। देखो बेटा, एक इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक कैसी होती है? ये हो गया एक्टिव है, वो एक्टिव होगी। और दूसरी बेटा कौन सी है? उसका नाम हो गया पैसिव, है ना, वो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। एक होगी एक्टिव और दूसरी कौन सी होगी? पैसिव है, वो पैसिव इम्यूनिटी। अब मैं कह रहा हूं बेटा, जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, जिसमें अपनी बॉडी एक्टिवली काम करती है। अब अपनी बॉडी एक्टिव कब काम करेगी? या तो आप क्या करोगे, आपको कोई बीमारी होगी, क्योंकि बीमारी होगी तो वायरस अंदर आया, जैसे मैं बोल रहा हूं कोई भी वायरस अपनी बॉडी में आया तो अपनी बॉडी काम करेगी और काम करके उसके अगेंस्ट में क्या बना देगी? एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी बनाई। इसका मतलब आपकी बॉडी ने एक्टिवली काम किया और एक्टिवली काम करने के बाद में आपने बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई। ठीक है। दूसरा, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? वैक्सीन है, वो वैक्सीन लगाया और वैक्सीन लगाने के बाद में भी अपनी बॉडी में वैक्सीन काम करेगा और काम करने के बाद में बेटा वो क्या बनाता है? ये हो गया एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी बनाएगा। और इस तरीके की, इसका मतलब मैं कह रहा हूं सर, ये डिजीज, किसी को कोई बीमारी होती है और बीमारी से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, या अपन बोल रहे हैं किसी टीकाकरण की वजह से अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को बेटा अपन बोलते हैं एक्टिव। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी ने एक्टिवली बेटा क्या किया है, यहाँ पे काम है वो काम किया है। क्या काम किया? ध्यान रखना, एक्टिवली वर्क किया है उस कंडीशन में। ठीक है भाई। उसके बाद बेटा इसका मतलब देखो, यहाँ पे एक वार्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा दो चीज है। दो चीज कौन सी होगी बताओ? इसमें एक तो होगी, अपन देखो आपने देखा होगा, ये हो गया आईजीजी, आईजीजी हो गया, आईजीए हो गया, मां से मिल रहा है तो हो गया। या अपन बोल रहे हैं आपने कोई रेडीमेड दे दी, आपने बाहर से क्या दे दी बेटा? ये हो गया रेडीमेड इम्यूनिटी, है ना, वो अपन बोल रहे हैं ये हो गया इम्यूनोग्लोबिन है। उस इम्यूनोग्लोबिन को आपने दी कि बाहर से बनी बनाई दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बाहर से बनी बनाई। जब आप बाहर से बनी बनाई दोगे तो आपकी बॉडी एक्टिवली काम करेगी क्या? क्यों करेगी भाई? जब आपको इम्यूनिटी तो बाहर से मिल रही है तो उसकी अपनी बॉडी काम नहीं करती है, बेशर्म हो जाती है। इसलिए अपन बोलते हैं सर, इसका सही आंसर सी रहेगा। इसका बेटा जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर क्या रहेगा बेटा? सी है, वो सी रहेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर पुटअप किया है उन सभी बच्चों का ये जो आंसर है बेटा वो क्या होगा? यस। क्या रहेगा? ध्यान रखना, यस, एक्टिव इम्यूनिटी है वो। ध्यान रखना, इस प्रतिरक्षी के बारे में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके। ध्यान रखना, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि टीकाकरण की वजह से अपनी जो बॉडी है उसके अंदर एक्टिव प्रतिरक्षी बनती है ना। अपन बोले किसी बीमारी के बाद में अपनी बॉडी में कौन सी बनेगी, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं सर? वो बनेगी आपकी एक्टिव है, वो एक्टिव बनेगी। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब भाई बताओ इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विच, क्या लगा ध्यान रखना, विच फाइंडिंग इज परसिस्ट विथ पर्नीशियस एनीमिया। बताओ भाई, एक व्यक्ति है ना, उसको पर्नीशियस एनीमिया हुआ है। पहले तो मुझे ये बताओ सर, पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है? आप पर्नीशियस एनीमिया को क्या जानते हो पर्नीशियस एनीमिया के बारे में? पहली बात बेटा ध्यान रखना, ये पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है बताओ? कारण, इसको बोलते हैं कोजेज। और कोजेज क्या ध्यान रखना, ये हो गया विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है ना, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। और विटामिन B12 के साथ साथ में है ना, किसके साथ में? विटामिन B12 हो गया। और उसके बाद में जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर, उसकी भी कमी है ना। एक तो विटामिन B12 की और दूसरी इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये हो गया, इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब ये बोल रहा है कि पर्नीशियस एनीमिया को आप पहचानोगे कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या देखोगे? उसकी टंग को देखना है, उसकी जीभ कैसी हो रही है। उसकी जीभ स्ट्रॉबेरी टंग, मतलब स्ट्रॉबेरी कलर की होती है। स्ट्रॉबेरी आपने खाई होगी कभी। फिर उसके बाद राइस वाटर स्टूल आता है, स्टूल आता ही नहीं इसमें। उसके बाद ब्रीफी रेड टंग, एकदम आप देखोगे तो पूरी टंग है ना, जो जीभ है ना, वो एकदम लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, एकदम रेड रेड दिखेगी। और उसके बाद में ध्यान रखना, हाइपोक्रोमिक की आरबीसी है ना, वो आरबीसी छोटी हो गई है। आरबीसी तो एनीमिया में छोटी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपन बात करें, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बताओ इसमें ए होगा या अपन बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होगा? बताओ भाई, इसके अंदर ध्यान रखना ए होगा या मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना सी होगा। क्या यहाँ पे सही आंसर रहेगा? बताओ भाई, इसके अंदर क्या रहेगा? पहली बात अपन बात करें, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल डॉक्टर हमेशा क्या करता है कि आप ध्यान रखना, जो अपनी जीभ है उसको बाहर निकालो। और यदि जीभ बिल्कुल लाल हो गई, रेड कलर की हो गई, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ऐसे जो है ना, उसको अपन बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, है ना, वो पर्नीशियस एनीमिया होगा। क्या बोल सकते हैं? ध्यान रखना, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया होगा। तो ये इसमें अपन बोल सकते हैं सर, रेड कलर है, वो रेड कलर यहाँ पे रहेगा। क्लियर है भाई? उसके बाद देखिएगा अगला एक टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम क्या बताओ? सीलिंग टेस्ट। अब आपने नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन पहली बार सुनते हैं। क्या हो गया बेटा? ये अपन बोल रहे हैं सर, ये हो गया सीलिंग टेस्ट। बताओ भाई, सीलिंग टेस्ट आप किसके लिए यूज करोगे? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन B12 की विटामिन बी बैक के स्टोरेज के लिए टेस्ट किया जाता है, उसका नाम सीलिंग टेस्ट है।
दूसरा प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 जो बनता है ना उसके अंदर हेल्प करेगा, या डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 डाइजेशन के लिए, या अपन बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। बताओ भाई कौन सा जो टेस्ट है वो यहाँ पे रहेगा। जो सीलिंग टेस्ट की मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले ये किसके लिए होता है बेटा, ये अपन बोल रहे हैं विटामिन, ये हो गया B12 B12, और इसका नाम क्या है, ये हो गया साइनो, ये हो गया कोबालेमिन है ना, और साइनो कोबालेमिन विटामिन B12। बताओ भाई विटामिन B12 बेटा कहां से एब्जॉर्प्शन होता है, कौन बताएगा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एम्स तक आया हुआ है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बेटा ये हो गया टर्मिनल इलियम से होता है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन है। विटामिन क्या बात करें, ध्यान रखना, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम, पता है ना अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसकी बात करें, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम है, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया ड्यूडेनम, और जो दूसरा है उस दूसरे का नाम क्या बेटा, ये हो गया जेजुनम, ठीक है ना, और तीसरा उस तीसरे का नाम क्या हो गया, इलियम। तो इस तीसरे पार्ट से ये क्या होती है एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, क्या हुआ, उसका पता करने के लिए जो टेस्ट अपन करते हैं उसका नाम क्या बेटा, सीलिंग टेस्ट। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या जाएगा, डी। आज के बाद आपसे पूछा जाए सीलिंग टेस्ट किसमें यूज किया जाता है, किसकी बात करें, ध्यान रखना, सीलिंग टेस्ट है, वो सीलिंग टेस्ट किसमें यूज किया जाता है, तो अपन ये बोल सकते हैं बेटा ये यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। किसके अंदर, ध्यान रखना, विटामिन B12 है ना, उस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर ये काम आएगा। तो ये अपन बोल सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत इजी और सिंपल है, वो सिंपल रहेगा। अगला भाई देखो, नेक्स्ट यस, ये बताओ भाई, ये कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आपके पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, क्या लिखा बेटा, ये लिखा रेड ब्लड सेल, जिसको अपन बोलते हैं RBC, जिसको अपन बोलते हो, इसको अपन बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं रेड कलर की क्या होती है, ध्यान रखना, श्वेत, अपन रेड कलर की कणिकाएं होती है, जिसको अपन RBC कहते हैं ना, आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक का मतलब जब बच्चा मां की पेट में होता है ना, तो बताओ किसकी बात करें, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चा मां की पेट में होता है तो उस टाइम उसका खून कौन बनाता है, उसका ब्लड कौन बनाता है, उसका रक्त कौन बनाता है, उसकी RBC जो अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं कौन बनाता है, ये बात बताओ भाई। येलो बोन मेरो बनाता है, ये यॉर्क सेक बनाता है, रेड बोन मेरो बनाता है, या किडनी बनाती है, बताओ भाई कौन बनाएगा एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में। एम्ब्रियोजेनिक मतलब बच्चा अभी उसकी मां की पेट में है, बताओ भाई उस टाइम कौन बनाएगा बच्चे की, तो इसकी अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। अब देखो इसमें बात करें, बहुत सारे बच्चे यॉर्क सेक बोल रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे जो है रेड बोन मेरो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखना बेटा, अपन बात करें एम्ब्रियोजेनिक लाइफ की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया एम्ब्रियोजेनिक लाइफ। और एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में मैं बात करूं ना, ये ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं जो पहले, किसकी बात करें, 0 से लगाकर 2 मंथ तक, 0 से लगाकर 2 मंथ तक बेटा यॉर्क सेक है ना, वो यॉर्क सेक के द्वारा अपन बोल रहे हैं सर क्या होता है, 0 से 2 महीने तक, है ना। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 2 महीने से लगाकर 6 महीने तक, किसकी बात करें, 2 महीने से लगाकर 6 महीने तक जो होता है वो बनाता बेटा लीवर। ये ध्यान रखना, लीवर बनाता है। लीवर कब बनाता है, ये हो गया 2 से लगाकर 6 महीने जब बच्चा मां की पेट में है, उस टाइम की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तीसरा अपन बोल रहे हैं सर 6 महीने से लगाकर ये हो गया 9 महीने तक, और 9 महीने तक कौन बनाता है, तो वो बनाता बेटा रेड बोन मेरो। कौन बनाता है, ये हो गया रेड बोन मेरो है ना, ये रेड बोन मेरो बनाएगा। और उसके बाद में देखो आफ्टर बर्थ है ना, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा ये हो गया आफ्टर बर्थ। जैसे ही पैदा हुआ वहां से लगाकर जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक बेटा कौन बनाएगा, ये हो गया रेड बोन मेरो। कौन बनाएगा, तो इसके हिसाब से बताओ भैया सही आंसर कौन सा जाएगा। इन्होंने एम्ब्रियोजेनिक लाइफ पूछा है। अब देखो येलो बोन मेरो कभी भी ब्लड नहीं बनाता है, येलो बोन मेरो कभी RBC नहीं बनाएगा। क्या बनाता बेटा, ये तो फेट बनाता है। क्या बनाता है, फेट है ना, उस फेट को बनाने का काम करता है, तो ये गलत हो गया। रेड बोन मेरो बनाता तो है लेकिन एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में, लेट एम्ब्रियोजेनिक में बनाता है। और किडनी, वो किडनी ध्यान रखना RBC बनाती है लेकिन एम्ब्रियोजेनिक में नहीं। ये किडनी कैसे बनाई किसी को पता है, ये देखो किडनी, ये जो किडनी है ना बेटा ये बनाती है, देखो ये हो गया RBC। और ये RBC कब बनाएगी बेटा, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में। किसकी बात करें, ये हो गया आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में बनाएगी। और जन्म के बाद में बेटा कब बनाएगी, ये ध्यान रखना, एक किडनी है ना, इससे एक आप ध्यान रखना, ये बोलते हैं इरिथ्रोपोइटीन। क्या नाम है, ये हो गया ये हो गया पोइटीन। और एक इरिथ्रोपोइटीन ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं सर हार्मोन है, और ये हार्मोन बढ़ेगा तो उसकी वजह से RBC बनती है। तो बिल्कुल बनाता है लेकिन जन्म के बाद। यहाँ पे पूछा है कि बच्चा तो मां की पेट में है, तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना। ये मैंने जो चीज आपको बताई है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसमें सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने बी दिया है। तो आप बिल्कुल, आप सबका जो आंसर है ना बेटा वो क्या रहने वाला है, सही रहेगा। इसका बिल्कुल सही और जो करेक्ट आंसर है बेटा वो आंसर क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर, यस, क्लियर है भाई। तो ये हो गया बी राइट आंसर। ओके भाई, उसके बाद देखो भाई अगला नेक्स्ट बताओ भाई, ESR का मतलब क्या होता है। ESR का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। ESR इसका मतलब
इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट कि भाई इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन, दूसरा एंजाइम सिंथेसिस रेट, फिर हो गया इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और फिर हो गया इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। बताओ भाई, बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें अपन कह सकते हैं ईएसआर की फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार कभी आपने देखा, कभी पूछते हैं कि आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछते हैं ईएसआर की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें देखो यहाँ पे अपन बात करें सर इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट तो नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम सिंथेसिस रेट है क्या, एंजाइम सिंथेसिस रेट भी नहीं है, जो आंसर बी कर रहे हैं वो गलत है। फिर अपन बोल रहे हैं ये हो गया इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस, सिंथेसिस बनना, ऐसी भी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा बेटा, ये देखो ये हो गया इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। और बेटा इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या है, अब आप देखो इरिथ्रोसाइट का मतलब इसको अपन बोलते हैं बेटा आरबीसी, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया आरबीसी, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जमना, और रेट का मतलब क्या होता है रेट। अब अपन बोल रहे हैं ये अपन बोल रहे हैं कब जमेगी, अपन ये बोल रहे हैं आपने आरबीसी ली और आरबीसी के साथ में आपने कोई भी एंटी कोगुलेंट मिलाया, एंटी कोएगुलेंट है ना, उसको मिलाया, जैसे आपने इसमें हिपेरिन मिलाया, आपने इसमें वॉरफेरिन मिलाया, हिपेरिन या आपने वॉरफेरिन मिलाया। अब इसके बाद में ध्यान रखना जो आरबीसी है ना, ये हो गया आरबीसी सेटल डाउन, है ना, ये हो गया सेटल डाउन, आरबीसी नीचे की ओर जाएगी तो उसकी रेट को देखना है। आपने एक ट्यूब थी, ये देखो आपने ट्यूब में ब्लड ली, आरबीसी ली, इसमें आपने ये सार देखनी है आरबीसी यहाँ पे कितने टाइम में सेटल डाउन हो रही है, बस बात ये है ना। और इसमें अपन बोल रहे हैं, और इसमें जो टाइम रहता है वो 1 घंटे में, आप देखते हो कि 1 घंटे में कितनी आरबीसी है ना बेटा वो सेटल डाउन हुई है, उसी को अपन, और इससे क्या पता चलता है, इससे ध्यान रखना, इससे अपन जो इन्फेक्शन है ना बेटा उस इन्फेक्शन का भी अपन यहाँ पे पता करते हैं। और जिनमें इन्फेक्शन होगा बेटा उसमें ध्यान रखना ईएसआर हमेशा बढ़ जाती है, जिनमें इन्फेक्शन या संक्रमण होता है उनमें बेटा ईएसआर है ना वो ईएसआर बढ़ जाती है। आप कभी भी बीमार होगे ना तो आप जाना हॉस्पिटल जाओगे, तो ध्यान रखना कि ये जो ईएसआर का टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप उसमें देखोगे भी सर ये बिल्कुल सर इन्होंने ईएसआर है, ईएसआर टेस्ट है वो लिखा है, तो इसका नाम है इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट है, उसके नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। बताओ भाई क्या नाम लिखा बेटा, इसमें अपन बात करें हेमेटोक्रिट क्या होती है, बताओ भाई हेमेटोक्रिट इसका मतलब क्या होता है। आज तो सारी टर्मिनोलॉजीज है मेडिकल की। हेमेटोक्रिट का मतलब वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज पॉलीसाइथीमिया, मतलब ये है कि भाई हेमेटोक्रिट का मतलब ये होता है कि आपको आरबीसी की काउंट डाउन को कम कर रहे हो। वुड बी एक्सपेक्टेड इंक्रीज ड्यू टू हिमोलाइसिस, कि आपकी आरबीसी टूटती है ना तो हेमेटोक्रिट बनती है क्या। फिर लिखा टिपिकल बिटवीन 28 से 48 इन नॉर्मल अडल्ट, ये बोल रहा है एक व्यक्ति के अंदर ये 28% से लगाकर 48% जो होती है। फिर लिखा कुड बी इंक्रीज ड्यू टू, ये हो गया ईपीओ रिलीज ऑफ किडनी, ये इरिथ्रोपोइटिन, इसका नाम क्या है, ये हो गया इरिथ्रो, ये बोल रहा है इरिथ्रोपोइटिन की वजह से हेमेटोक्रिट है वो हेमेटोक्रिट बढ़ती है क्या, बिल्कुल। अब देखना यहाँ पे, यहाँ मैं कह रहा हूँ हेमेटोक्रिट का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये होता है, इसका मतलब कि अपनी जो आरबीसी है ना, अपन बोल रहे हैं ब्लड के अंदर आरबीसी कितना दौड़ रही है। मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस ये हो गया ऑक्यूपाई, ये हो गया स्पेस, ये हो गया ऑक्यूपाइज्ड बाई आरबीसी। मैं बोल रहा हूं आरबीसी का ब्लड में कितना स्पेस, कितना उसने, मतलब ब्लड में आरबीसी कितनी। और नॉर्मली आप इसकी बात करोगे ना तो ये बेटा कितना होता है, नॉर्मली अपन बोल रहे हैं ये हो गया 40 से लगाकर 50% है ना, वो 50% नॉर्मली सभी में होता है। और ये जो इन्होंने पूछा था हेमेटोक्रिट है ना, और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन आया था ध्यान रखना पटना एम्स के अंदर। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया पटना एम्स ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भैया नॉर्मल हेमेटोक्रिट कितनी होती है, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%। तो नॉर्मल व्यक्तियों में क्या होती है 40 से लगाकर 50% जो है ना बेटा वो हेमेटोक्रिट है, वो हेमेटोक्रिट का लेवल होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये बाकी जो कथन दे रखा ना कि भाई इसकी वजह से बढ़ाएगा, नहीं ये भी नहीं, ये तो गलत ही दे रखा। मैंने क्या बोला 40 से 50%, इन्होंने क्या दिया 28 से ये हो गया 48, ये बात भी गलत है। ये बात एक सही है कि जितनी ज्यादा क्या होगी बेटा आरबीसी होगी उतना ही हेमेटोक्रिट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बोला, अभी तो मैंने आपको क्या बोला कि हेमेटोक्रिट का मतलब है आपके ब्लड में आरबीसी कितनी दौड़ रही है उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि भाई किडनी से इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा आरबीसी बनाएगा, तो ब्लड में आरबीसी ज्यादा होगी, और आरबीसी ज्यादा होगी तो हेमेटोक्रिट भी क्या होगी ज्यादा। सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, तो सही बात है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा डी एबो डी आंसर होगा, क्योंकि ये देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपने नाम तो सुने हैं लेकिन आपने कभी इनको ढंग से पढ़ा ही नहीं है ना। और इनको अच्छी तरीके से देखोगे तो इसमें हेमेटोक्रिट हो गया, पीसीबी हो गया, एमसीएच हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है ना वो लेवल है, वो लेवल बेटा यहाँ पे आते हैं। बताओ भाई ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। फिर आपके लाइक का क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। बताओ भाई अपनी बॉडी की सबसे लंबी और स्मूथ मसल्स कौन सी है, सबसे लंबी स्मूथ मसल्स कौन सी रहेगी। बताओ भाई इसके अंदर फीमर मसल्स रहेगी, ये मसल से बोन नहीं है। उसके बाद अपन बोल रहे हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब जो अपना हाथ है ना इसकी रहेगी क्या। उसके बाद स्टमक, ये पेट की रहेगी क्या। और उसके बाद लिखा है ये हो गया स्केपुला, अपना जो स्केपुला है ना उस स्केपुला की रहेगी।
तो बताओ भाई यहाँ पे फीमर, ह्यूमरस, स्टोमक और स्केपुला है ना, उस स्केपुला की अपन यहाँ पे बात है वो बात कर रहे हैं। क्लियर है? सबसे जो कौन सी होगी, ये आंसर कौन बताएगा भाई? ए आंसर बता रहे हैं बहुत सारे, सी आंसर बता रहे हैं, है ना। आंसर तो आपके अलग अलग आते हैं भाई। यस, टोटल मसल्स बॉडी में कितनी होती है बताए आपको? पता है? ये देखो टोटल, ये हो गया टोटल मसल्स ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी में जो टोटल मसल्स होती है ना वो 639 होती है। कितनी बेटा? ये होगी, ध्यान रखना, 639, 639 मसल्स होती है। और टोटल बोन तो आपको पता ही, हड्डियां तो आपको टोटल बोन है ना, टोटल ये हो गया आपका बोन ऑफ बॉडी। और टोटल जो बोन है बॉडी की वो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें दो अपन बोल रहे हैं 639 में सबसे लार्जेस्ट, ध्यान रखना इसमें लार्जेस्ट है, फीमर तो नहीं होती है, फीमर लार्जेस्ट बोन होती है, ह्यूमरस की भी नहीं होती है और स्केपुला की भी नहीं होती है। किसकी होती है? जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है ना बेटा, फीमर तो लंबी बोन है, फीमर तो लंबी बोन है ना कि लंबी मसल्स है। आप उल्टा जा रहे हो। यहां पे मैं बोल सकता हूं ये हो गया लॉन्गेस्ट बोन। किसकी बात करें जाना? ये हो गया लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, बोन ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो आपको फीमर बताना है। फिर आपको किसके ऊपर जाना है? फीमर, उस फीमर के ऊपर जाना है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें मसल्स, और बेटा कौन सी मसल्स? अपना जो पेट होता है ना उसको अपन बोलते हैं बेटा एब्डोमिनल। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया एब्डोमिनल मसल्स। और एब्डोमिनल मसल्स में कौन सी मसल्स बेटा? एक मसल्स का नाम है, उसका नाम है एब्डोमिनल रेक्टस। क्या नाम है? ये हो गया सर एब्डोमिनल रेक्टस। क्या नाम है? एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स है ना, उस मसल्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यही आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल्स है ना बेटा, वो मसल्स होती है इधर। और ये बहुत, ये एब्डोमिनल रेक्टस है ना, ये काफी मजबूत मसल्स है ना, वो अपनी बॉडी की मजबूत मसल्स भी होती है, ध्यान रखना, है ना। कैविटी तो आप समझते हो, एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो पेट वाली कैविटी आपकी, एक तो कौन सी ये, फिर उसके बाद में थोरेसिक, फिर पेट वाली एब्डोमिनल कैविटी, और फिर पेल्विक कैविटी। चार ही कैविटी अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है बेटा, यहाँ पे रहती है, उसकी अपन बात करें। तो जिन जिन आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर क्या रहेगा बेटा? सही। बताओ भाई, ये भी आपके लायक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। एक का नाम मियोसिस, एक का नाम माइटोसिस। अब बताओ भाई, माइटोसिस या मियोसिस, इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस? बताओ भाई, माइटोसिस का करेक्ट, जिसको माइटोसिस को अपन बोलते हैं, ये अपन बोल सकते हैं समसूत्री। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये अपन ने बोल दिया सर समसूत्री विभाजन, है ना। इसको अपन बोलते हैं समसूत्री डिवीजन के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। तो बताओ भाई, इसमें ये टीलोफेज पहले आएगी, एनाफेज बाद में आएगी, प्रोफेज, या अपन बोल रहे हैं टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, या एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज, क्या सही होगा? ये तो आप बताओगी। और इस समसूत्री देखो, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एक का नाम हो गया माइटोसिस, और माइटोसिस की जब अपन बात करें तो इसमें ध्यान रखना जो एक सेल होगी उससे कितनी बनेगी, ध्यान रखना 2 सेल, इससे वापस कितनी बनेगी 2 सेल, इससे वापस कितनी बनेगी 2, फिर इससे वापस कितनी बनेगी 2। ये इस तरीके से इसके अंदर जो डिवीजन है वो डिवीजन बेटा यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सर होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं माइटोसिस, है ना। और जो मियोसिस होता है, किसकी बात करें, ये हो गया मियोसिस। और मियोसिस में अपन यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे एक सेल है ना, उस एक सेल से क्या बनी, ध्यान रखना 2 सेल, फिर 2 से ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं इससे 4 सेल बनेगी, क्या बनी, इससे क्या होगी ध्यान रखना, ये होगी 4 सेल बनेगी, इस तरीके से। इसमें क्रोमोसोम की संख्या ध्यान रखना 46 रहती है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक में 46 और फिर आपकी 23 और 23 रहेगा। ये इसको अपन समसूत्री कहते हैं और इसको अपन अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं है, मैं तो इतना सा कह रहा हूं कि बताओ भाई इसमें क्या होगा। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल जिन जिन बच्चों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सही। तो यहाँ पे बेटा सी बिल्कुल क्या रहेगा, यहाँ पे सर सही है ना, वो सही आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा ध्यान रखना, सी है वो, सी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, यस, है ना। तो आपने सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। बताओ भाई, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो और उसके बाद में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ, अपनी एक सेल है, ये देखो, ये अपन बोल रहे हैं सर एक नॉर्मली सेल या कोशिका होती है, इसके बीच में क्या होता है बेटा, ये हो गया केंद्रक, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। अब बताओ इस सेल के अंदर ऐसी कौन सी जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर का यहाँ पे आपको नाम बताना है जो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम। बताओ भाई क्या लिखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ है नहीं, चिकनी अपन बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ है ना, उसको बोलते हैं खुरदरी। फिर नेक्स्ट वन हो गया गोल्जी अपरेटस, और फिर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सभी को पता है सर माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया पावर हाउस ऑफ, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पावर हाउस। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना ये सेल को एनर्जी देता है, सेल को बेटा क्या देता है, एनर्जी है, उस एनर्जी का अपन बोल सकते हैं। ये हो गया गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का काम क्या, ध्यान रखना ये ओनली फॉर स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है ध्यान रखना, ये ध्यान रखना प्रोटीन को स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोरेज। प्रोटीन को स्टोरेज कौन करेगा, ये गोल्जी अपरेटस करेगा।
अब बताओ बनाएगा कौन? तो बनाने के लिए अपन बात करें तो उसका नाम है, ध्यान रखना, बताओ ये स्मूथ बनाएगी या रफ? आपने स्ट्रक्चर देखोगे ना जब, आपको लगेगा बिल्कुल सर इसका बी आंसर, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल बी ही आंसर दिया है ना, बी ही आंसर दिया। देखो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं, ये देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये होगी सर, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और इसके ऊपर यदि ऐसे राइबोसोम लगे उसको तो अपन कहते हैं रफ, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे उसको बोलते हैं स्मूथ। तो जिसके ऊपर राइबोसोम है दिस इज द रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है दिस इज द स्मूथ। तो ये अपन बोल रहे हैं। और इसमें, और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि बताओ भैया प्रोटीन का मेन जो सिंथेसिस है ना, वो अपन बोल रहे हैं कौन करता है, बताओ? ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, उसका नाम है, ये हो गया राइबोसोम। और राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गया प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, ये हो गया प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि इसमें ध्यान रखना जो प्रोटीन है ना बेटा, उस प्रोटीन का सिंथेसिस है वो होता है। सबसे अधिक प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, और राइबोसोम के बाद दूसरी कौन सी करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे करती है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसका आंसर बिल्कुल क्या जाएगा? यस, ये कौन सा जाएगा आपका? उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये तो आपका कौन सा हो गया? ये अपन ने बात कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा? ब्लूरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बताओ भाई ब्लूरुबिन किससे बनता है? ब्लूरुबिन नाम आपने सुना होगा, एक पिगमेंट है जिसको अपन बोलते हैं ना, पिगमेंट ही बोलते हैं इसको। बताओ भाई ब्लूरुबिन किससे बनेगा? हेम से बनेगा, ग्लोबिन से बनेगा, ट्रांसफेरिन से बनेगा, या गैस्ट्रोफेरिन? देखो गैस्ट्रोफेरिन कुछ नहीं होता है ना, गैस्ट्रोफेरिन, यहाँ ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होती है बेटा। क्या बोल सकते हैं ध्यान रखना? ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन होती है ना। ग्लोबिन है बेटा, वो भी ग्लोबिन भी एक प्रकार की क्या होती है ध्यान रखना? प्रोटीन है, वो प्रोटीन होती है। और जो हिम है वो अपन बोल रहे हैं ध्यान रखना क्या हो गया? आयरन है, वो आयरन होता है। तो बताओ ध्यान रखना, ये जो आपने ब्लूरुबिन हो गया, ब्लूवर्डीन हो गया, ये सारा किससे बनेगा? बताओ भाई इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्लियर चीज है? यस, इसमें अपन बात करें सर, इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो अपन बोल रहे हैं ब्लूरुबिन है वो, उसका जो अपन बोल रहे हैं ब्लूरुबिन क्या बनाएगा? ब्लूरुबिन क्या बनाएगा? तो ध्यान रखना वो अपन बोल रहे हैं सर हिम है ना, वो हिम आयरन है ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका क्या रहेगा? ए है वो, ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ए इसमें क्या रहेगा? ध्यान रखना, सही है वो सही आंसर रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस जिनको अपन ने यहाँ पे बच्चों क्या किए हैं? डिस्कस है वो डिस्कस किए। क्लियर है? सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस। अब बाकी जो रिमेनिंग कल के जो क्वेश्चन है ना, वो इससे भी अच्छे रहने वाले हैं, और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो आपको बेसिक क्वेश्चन है वही कल अपन यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पहले सीखना है फिर जीतना है। थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट।